हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेजरमेंट क्लासेस के चैनल के ऊपर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एज वेल एज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये वाला लेक्चर केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई मेंस या एडवांस या फिर एनडीए या फिर और भी कोई एग्जाम जिसके अंदर थोड़ा सा हायर लेवल का मैथ्स पूछा जाता हो। जो स्टूडेंट्स खाली बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, वो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। उनके लिए ये वाला लेक्चर ऑप्शनल है। इनके बेसिक कंपोजिशन और इनवर्स आपके सिलेबस में तो है, लेकिन बोर्ड्स लेवल का मैं इससे पीछे वाले लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ। तो और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए खास बात यह है कि वो ये वाला लेक्चर तभी देखें तब वो बोर्ड्स वाली कंपोजिशन और इनवर्स की वीडियो देख चुके हो, क्योंकि वहां पे हमने इन चीजों का बेसिक्स डिस्कस किया है। आज मैं उन्हीं चीजों की एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। साथ साथ उनकी हम एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं हम आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। हमारा पहला टॉपिक आज का आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन, ये दोनों एक ही टाइप के नाम है। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब है इक्वल फंक्शन है, इक्वल फंक्शन का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। देखो, अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट और दूसरा फंक्शन है gx इज इक्वल टू x, gx इज इक्वल टू x, तो क्या लगेगा आपको? क्या ये दोनों फंक्शन बराबर हैं? क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं? क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैथ्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, टेक्निकल लैंग्वेज में कोई भी दो फंक्शन आइडेंटिकल या फिर इक्वल तब होते हैं, उसके लिए तीन कंडीशन होती है। वो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं। पहली कंडीशन डोमेन ऑफ f should be equal to डोमेन ऑफ g। अगर मान लो आपको कोई दो फंक्शन है f और g, दो फंक्शन अगर आप बोल रहे हो कि ये दोनों फंक्शन बराबर हैं, तो उसके लिए ये तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है f फंक्शन का डोमेन g फंक्शन के डोमेन के बराबर होना चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन है रेंज ऑफ f should be equal to रेंज ऑफ g। f फंक्शन की रेंज g फंक्शन की रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है f of x should be equal to g of x for all x belonging to domain of f and domain of g। इन दोनों फंक्शन की वैल्यू हर एक x के लिए बराबर होनी चाहिए। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों फंक्शन का डोमेन बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दोनों फंक्शन की रेंज बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन दोनों फंक्शन की वैल्यू हर एक x के लिए हर एक पॉइंट में सेम होनी चाहिए, जो पॉइंट उन दोनों फंक्शन के डोमेन में है। तो इन तीनों कंडीशन को देख के आप बताइए क्या ये फंक्शन इक्वल है या नहीं है। देखो, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ f वन रियल नंबर, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला फंक्शन डोमेन ऑफ g, इसका तो डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शन है। gx = स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। रेंज डिस्कस कर लेते हैं। इसकी रेंज आएगी r पॉजिटिव, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 0 से इंफिनिटी, है ना। इसकी रेंज आएगी 0 से इंफिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट का आपको 0 से इंफिनिटी लेकर आएगा। लेकिन इसकी रेंज आएगी आपकी कंप्लीट r, या फिर -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन की जो है रेंज, दोनों फंक्शन की रेंज जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है। इस फंक्शन को अगर आप सिंपली सोचना चाहो तो इस फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हो, है ना। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस इंक्लूडेड 0, है ना। लेकिन fx gx = x, इसकी रेंज हो जाएगी होल रियल नंबर या फिर -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपके इक्वल फंक्शंस नहीं है।
अगर आप जल्दीबाजी करोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे कि x का स्क्वायर और उसका रूट ले लेते x आ गया, x बराबर x, दोनों फंक्शन बराबर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उस टाइम पे मार खा जाओगे, गलती कर दोगे। दो फंक्शन को बराबर करते हुए ये तीनों कंडीशन आपको हमेशा इक्वल रखनी है। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, वैसे आपको आइडिया रहेगा। एग्जांपल नंबर 2, एक फंक्शन है fx फंक्शन है ln x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है gx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln x। आपको बताना है क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं या नहीं है। देखो देखने में तो एक बार ऐसा लग रहा है कि log की प्रॉपर्टी होती है, ये 2 आगे जाएगा, 2 ln x बराबर 2 ln x बराबर होने चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो उस क्वेश्चन की तरह भी आप गलती कर दोगे। पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, डोमेन ऑफ f। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, log के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। डोमेन की कंडीशन क्या होगी, x स्क्वायर 0 से बड़ा है ना, x स्क्वायर 0 से बड़ा। हाँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो 0 से तो बड़ा होता ही है, तो इसका डोमेन आ गया r एक्सेप्ट 0। बस आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो ना, 0 ले लो तो ln 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। डोमेन ऑफ g कितना आएगा, डोमेन ऑफ g x शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब आ गया यहां से आ गया आपके पास 0 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शन के डोमेन ही बराबर नहीं है। अगर दोनों फंक्शन के डोमेन बराबर नहीं है तो हमको नीचे वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फंक्शन बराबर नहीं होंगे, फंक्शन इक्वल नहीं होंगे, तो ये फंक्शन आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आपका fx दे रखा है आपको ln e की पावर x और gx दे रखा है आपको e की पावर ln x, e की पावर ln x। देखो एक बात, अगर आप log की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहाँ पे x बार आएगा, ये आना चाहिए x के बराबर, ये आना चाहिए x के बराबर। तो यहाँ पे देखो ln का मतलब log विद बेस e, और जो बेस होता है वही अगर नीचे तो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे भी आएगा x। दोनों से आपको लगेगा कि दोनों की वैल्यू x आ रही है तो फंक्शन बराबर होने चाहिए। लेकिन एक बार तीनों कंडीशन चेक करा लेते हैं, है ना। डोमेन ऑफ f का डोमेन कितना आएगा, e की पावर x 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर ये कंडीशन होती है, और e की पावर x आपको पता है कि 0 से हमेशा बड़ा होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया और रियल नंबर। डोमेन ऑफ g वाले फंक्शन का डोमेन कितना आएगा, देखो ln x, e की पावर में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ln x, इसके डोमेन के लिए क्या चीज जरूरी है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब 0 से इंफिनिटी। f का डोमेन है r, g का डोमेन है 0 से इंफिनिटी, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का डोमेन ही बराबर नहीं है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही होगी। आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शंस यूजुअली आपको देखने में इक्वल लगते हैं वो जरूरी नहीं इक्वल हो। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब ये वाली तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही होंगी। एक और सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फोर्थ एग्जांपल है, fx आपको दे रखा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, g दे रखा है आपको 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देखो ऐसे तो अगर आप जल्दबाजी करोगे तो f दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ भी देखो a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो शायद गड़बड़ हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शन का डोमेन चेक कर लेते हैं, ये तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। बेसिकली डोमेन ऑफ f 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 1 के बीच में। ये आ गया आपका डोमेन है। आपको बहुत सिंपल फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना डेफिनेटली आता होगा। डोमेन ऑफ g डिस्कस करते हैं। डोमेन ऑफ g में दो फंक्शन है, दोनों का बेसिकली क्या आएगा, दोनों का आपके पास इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पे 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, x जो है 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया -इंफिनिटी से 1 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
एक फंक्शन बोल रहा है कि मेरी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 आएगी और एक फंक्शन बोल रहा है कि मेरी वैल्यू -1 से इंफिनिटी आएगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोग कितना आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन आएगा -1 से 1। ये वाली चीज आप चेक कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपको इतने इजी फंक्शंस का डोमेन निकालना अभी तक अच्छे से आता होगा। तो दोनों फंक्शन के डोमेन बराबर हो गए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। जब डोमेन -1 से 1 तक है, देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है? जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो। ये वाली चीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? -1 से 1 के बीच में x को 1 ले लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 1 0। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम कब आएगी? जब ये वाली वैल्यू मिनिमम हो। अब देखो अगर आप -1 ले लेते हो तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 - 0। लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब आप x की वैल्यू 0 ले लेते हो, है ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 - 0 1। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई 0 से 1। सिमिलरली जब आप चेक करोगे तो इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास आ जाएगी 0 से 1। इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास आएगी 0 से 1। एक बार आप x को 1 ले लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 भी 0 आएगा। अगर आप x को 0 लेते हो तो 1 × 1 यहाँ पे आना जाएगा ना। तो इस फंक्शन की रेंज भी होगी 0 से 1। तो दोनों फंक्शन की रेंज बराबर है कि डोमेन बराबर आ गया। अब क्या ये दोनों फंक्शन हर x की वैल्यू के लिए बराबर है? देखो दोनों फंक्शन की अगर डोमेन बराबर है, रेंज बराबर है, तो इसका मतलब आप सोच सकते हो ये वाली चीज पॉजिटिव, ये वाली चीज पॉजिटिव, तो ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज तो कोई है नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 - x × 1 + x कितना हो जाएगा? 1 - x² और ऊपर भी कितना है? 1 - x²। तो दोनों फंक्शन की वैल्यू हर एक x के ऊपर बराबर आएगी, तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपस में इक्वल है, ये फंक्शन आपस में बराबर है ना। आई होप आपको आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन का फंडा समझ आ गया होगा। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। हम डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के। देखो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने कंपोजिशन का जो बोर्ड्स वाला लेक्चर है वो देख लिया होगा। मैं एक बार फिर से आपको कंपोजिशन का एक क्विक रिकैप करा देता हूं विद इन 15-20 सेकंड्स। उसके बाद हम कंपोजिशन के एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, जहां पे मैं आपको जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो अगर मान लो एक फंक्शन आपका x से लेके y तक जिसको आपने बोला हुआ है, दूसरा फंक्शन आपका g जो है y से लेके z तक जिसको बोला है आपने g फंक्शन, है ना। एक फंक्शन f, दूसरा फंक्शन है g। तो ये है आपका x, y और z। x से लेके y तक ये आपका एक फंक्शन, y से लेके z तक ये आपका g फंक्शन। हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो x से लेके z तक हो, तो उसको आप बोलोगे g ऑफ f, है ना। ये फंक्शन आपका x से लेके डायरेक्ट z तक। इसका मतलब है g के अंदर आपका x एज ए इनपुट जा रहा है, g के अंदर x आपका fx एज ए इनपुट जा रहा है ना। तो ये फंडा होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, जैसे आप fx लिखते हो ना, तो वहां पे आपका इनपुट क्या है? x। लेकिन अगर आप लिखोगे g ऑफ fx, तो वहां पे आपका इनपुट क्या हो जाएगा? fx। जहां पे किसी फंक्शन के अंदर इनपुट, जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो खुद एक फंक्शन हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन। और ये वाली सारी बेसिक प्रॉपर्टीज कि f की जो रेंज है, f की जो रेंज है y, f की जो रेंज है वो बेसिकली g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, है ना। ये सारी कंडीशन मैंने आपको पहले बता रखी है। जैसे एक दो प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, g एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f ऑफ g भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, g ऑफ f भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इस तरीके की प्रॉपर्टी आई होप आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सुनी होगी एंड समझी होगी। यहाँ पे मैं एक दो बेसिक इलस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ एंड धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक इलस्ट्रेशन में सबसे पहली इलस्ट्रेशन f दे रखा है आपको sin x, fx sin x दे रखा है, gx दे रखा है आपको ln of mod x, ln of mod x। Find the
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of g and g of f। f of g and g of f की आपको डोमेन और रेंज बतानी है। क्विकली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले f of g निकाल लेते हैं। कितना है f of g का मतलब f के अंदर gx इनपुट है ना, f के अंदर gx क्या हमारा ln of mod x, ln of mod x इनपुट। ये कितना हो जाएगा आपको f के अंदर जहां भी x है वहां पे ln mod x रखना है। तो कितना हो जाएगा sin of ln mod x, sin of ln mod x। ध्यान से देखो इस फंक्शन का डोमेन देखो, sin के अंदर तो डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं ln के अंदर, ln के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। mod x अपने आप में 0 से बड़ी है ही है, तो इस फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा r except 0। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि ln 0 फिर डिफाइंड नहीं होगा। इस फंक्शन का डोमेन आ गया r except 0। रेंज क्या कैसे निकालेंगे इस फंक्शन की, देखो ln mod x की रेंज आएगी बेसिकली माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है ना। ln जो फंक्शन होता है उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए बेसिक माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब साइन के अंदर अगर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इनपुट डालोगे तो साइन क्या आउटपुट देगा, साइन -1 से 1 तक हर वैल्यू आउटपुट दे देगा। तो फंक्शन की रेंज आ गई -1 से 1। जो साइन फंक्शन की रेंज होती है वही f of g फंक्शन की रेंज आ गई। g of f निकाल लेते हैं। g of f ये हो जाएगा g के अंदर fx इनटू g के अंदर sin x, fx sin x है क्योंकि अब देखो g के अंदर क्या है ln of mod x, ln of mod x जहां जहां पे भी x है वहां पे आपको sin x रखना है। तो ये हो जाएगा ln of mod sin x, ln of mod sin x। अब ये आ गया आपका g of f। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, देखो इसके डोमेन में क्या आएगा, सबसे पहले तो ln के अंदर जो चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए। sin x should not be equal to 0। sin x कहां पे 0 होता है, n पाई के ऊपर, हर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के ऊपर sin की वैल्यू 0 आएगी। 0 पाई 2 पाई -पाई -4 पाई है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया r एक्सेप्ट n पाई। r में से आप n पाई घटा दो है ना, n पाई को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस फंक्शन के डोमेन में। रेंज निकाल लेते हैं। देखो आपको पता है कि मोड ऑफ sin x की रेंज कितनी आएगी, sin x की रेंज होती है -1 से 1, मोड ऑफ sin x की रेंज आ जाएगी 0 से 1 है ना, 0 से 1। लेकिन 0 तो हमको लेना नहीं है, तो इस चीज की वैल्यू आएगी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। उसका अगर आप ln लोगे, ln 0 कितना होता है -इंफिनिटी, और ln 1 कितना होता है 0, ln 1 होता है 0। तो ये आ गई g of f की रेंज, ये आ गई रेंज ऑफ g of f। डोमेन क्या है r -f पाई, और f of g का हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। एक दो बेसिक चीजें और करते हैं और उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। fx दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से 1 प्लस mod x, 1 प्लस mod x जब x -1 से छोटा हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब x -1 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। ये है 1 प्लस mod x मॉडुलस फंक्शन है, और ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -2.3। आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि f of -2.3 की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं। f के अंदर -2.3, सबसे पहले तो देखो -2.3 इस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है। -2.3 डेफिनेटली -1 से छोटा है, तो ये वाली चीज लगेगी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस
मॉडुलस ऑफ -2.3 है ना। आई होप आपको ये चीज समझ रही होगी। x की जगह क्या रखना है -2.3, लेकिन पहले देखना पड़ेगा x यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है। वो हमने देख लिया कि -2.3 -1 से छोटा होता है। ये कितना रहेगा f ऑफ -2.3 का मोड कितना आएगा 2.3, उसके अंदर 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 3.3। अब देखो 3.3 यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। 3.3 लाई कर रहा है x ग्रेटर देन -1 के, तो 3.3 का क्या लेना है हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 3, तो ये आप आंसर आ गया f ऑफ -2.3 वैल्यू आ गई 3। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको कंपोजिशन का बेसिक्स बताने के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3/2, fx दे रखा है आपको √x, gx दे रखा है आपको tangent x, और hx एक थर्ड फंक्शन है, वो दे रखा है 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये तीन फंक्शन आपको दे रखे हैं। एक फोर्थ फंक्शन है phi(x), वो किसके बराबर है, वो है h ऑफ f ऑफ gx, वो है इसके बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ phi ऑफ π/3। phi की π/3 के ऊपर आपको वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट π/12, सेकंड ऑप्शन है टेंजेंट 11π/12, थर्ड ऑप्शन है टेंजेंट 7π/12 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका टेंजेंट 5π/12। हाँ, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करो, आप खुद सोचो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको बोल रखा है डायरेक्ट स्टेप फॉलो करते जाओ, एकदम इजीली ये फंक्शन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 5x आ जाएगा, उसके बाद आप x की जगह π/3 रख देंगे। देखो हमको निकालना है 5x। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। h ऑफ f ऑफ gx की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले gx है टेंजेंट x, gx है टेंजेंट x है ना, तो आपको निकालना है h के अंदर f ऑफ टेंजेंट x। f ऑफ x दे रखा है √x, तो f ऑफ टेंजेंट x कितना आएगा √टेंजेंट x। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी। f ऑफ x है √x, तो f ऑफ टेंजेंट x कितना आएगा रूट ऑफ टेंजेंट x, जो भी x है उसको आपको रूट ले लेना है। अब देखो h के अंदर अगर x था तो ये आ रहा था 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। अगर यहाँ पे x की जगह आप √टेंजेंट x रख दो तो हो जाएगा 1 - √टेंजेंट x उसका स्क्वायर, हो जाएगा टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 + √टेंजेंट x का स्क्वायर टेंजेंट x है ना। ये आ गया आपका 5x, ये आ गया आपका 5x। आपको क्या निकालना है phi ऑफ π/3। phi ऑफ π/3 निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसको एक बार थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज आपको ऑप्शन में भी चारों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। 1 - टेंजेंट x, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। 1 को आपको पता है कि टेंजेंट π/4 होता है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 - x, है ना। ये टेंजेंट π/4 - x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेंजेंट π/4 - टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट π/4 इनटू टेंजेंट x, और टेंजेंट π/4 आपको पता है 45 डिग्री 1 होता है। तो ये आ गया आपका 5x। 5x आ गया। phi ऑफ π/3 कितना आएगा, phi ऑफ π/3 टेंजेंट π/4 - π/3 which is equal to टेंजेंट -π/12। अब क्या कोई ऑप्शन है ऐसा माइनस टेंजेंट π/12? माइनस के अंदर कोई नहीं है, तो हमको माइनस को डील करना आता है। माइनस टेंजेंट π/12 दे रखा है नहीं, और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π - π/11, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट को π में से घटाओ तो माइनस आगे आ जाता है। अब π - π/12 कितना होगा, π - π/12 हो जाएगा 11π/12, तो टेंजेंट 11π/12 आपका सही आंसर है। वो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, है ना। ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
टेंजेंट 11 पाई बाय 12 आपका सही आंसर है ना। एक बार फिर से देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक तो एकदम सिंपल हो गया। उसके बाद आपको माइनस पाई बाय 12 में एक बार सोचना पड़ेगा कि टेंजेंट अगर आप पाई में से एंगल घटाओगे तो माइनस साइन बाहर आता है और पाई माइनस पाई बाय 12 कितना होता है 11 पाई बाय 12। वो आपको दे रखा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम इजीली समझ आ गया होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx be a फंक्शन। मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। fx एक x का फंक्शन है जिसका डोमेन दे रखा है -5 से 7। डोमेन ऑफ f इज -5 से 7, बोथ इंक्लूडेड। -5 से 7 बोथ इंक्लूडेड। एक फंक्शन है gx जो आपको दे रखा है 2x प्लस 5। gx आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से 2x प्लस 5। फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ g। ये आपको निकालना है। d का मतलब डोमेन ऑफ f ऑफ g। चार ऑप्शन है आपके सामने, वो मैं एक बार लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए -4 से 1, ऑप्शन नंबर बी दिस इज -5 से लेके 1, ऑप्शन नंबर सी -6 से लेके 1 और ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीस। इन तीनों में से कोई नहीं। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आपको fx एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपको बताया नहीं क्या है, खाली उसका डोमेन बता दिया कि उसका डोमेन है -5 से 7, x की वैल्यू -5 से 7 तक आ सकती है। gx दे रखा है आपको 2x 5। आपको डोमेन किस फंक्शन का बताना है? डोमेन आपको बताना है f ऑफ g का। इसका मतलब आपको फंक्शन लेना है ये वाला f के अंदर gx। अब देखो gx फंक्शन आपको साफ दे रखा है कि gx फंक्शन क्या है। एक बार आप वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि gx फंक्शन मेरे को दे रखा है, f फंक्शन नहीं दे रखा, तब भी मैं f ऑफ g का डोमेन कैसे बता सकता हूं? के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 5, है ना, क्योंकि हमने gx की वैल्यू रख दी। अब देखो f के अंदर जो भी चीज हो उसकी वैल्यू -5 से 7 तक आ सकती है। इसका मतलब इस चीज की वैल्यू 2x प्लस 5 की वैल्यू -5 से लेके 7 तक आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। क्योंकि अगर मान लो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 तक नहीं सोची तो f ऑफ 8 क्या डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का डोमेन कितना है -5 से लेके 7 तक है। तो इस फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 के मोड की वैल्यू -5 से 7 के बीच में ही रहेगी। अब आप एक चीज सोचो कि मोड फंक्शन है, इसकी वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे -5 तो अपने आप में क्या है, फालतू चीज है, रिडंडेंट है। तो इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कि 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहेगी। क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि -5 से तो बड़ा मोड होता ही है, तो इसके अंदर कुछ कंसीडर करने वाली चीज ही नहीं है, यहाँ से हमारा कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। अब देखो मोड को ओपन अगर आपको करना है, 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, तो अगर जब आप मोड हटाओगे तो इसकी वैल्यू क्या है, -7 से 7 के बीच में आ जाएगी, है ना। मोड की इनइक्वालिटी सोल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मोड x इज लेस देन इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है ना। तो यहाँ पे मोड x की वैल्यू 7 से छोटी है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू -7 से 7 के बीच में है। 0 से तो बड़ा ही अपने आप होता ही है, तो इस साइड वाली इनइक्वालिटी आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, दोनों साइड 5 घटा दो, -12, इधर घटाओगे तो 2 से डिवाइड कर दो, -6। x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, x की वैल्यू आ गई -6 से 1, और x की वैल्यू ही तो आपका क्या होता है, डोमेन होता है। देखो -6 से 1 ऑप्शन है क्या, हां ऑप्शन नंबर सी -6 से 1 एकदम सही आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन कंपोजिशन में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि
fx का डोमेन ये दे रखा है, तो f ऑफ sin थीटा का डोमेन बताओ किस तरीके से आएगा। इस टाइप का एक और सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्वेश्चन है डोमेन ऑफ f इज -3 से 2, -3 से 2, फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ 2x + 3। ये वाला जो ब्रैकेट है उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आपको fx का डोमेन दे रखा है -3 से 2, आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है, इस फंक्शन का डोमेन आपको बताना है। देखो सिंपल सी चीज है कि इस चीज की वैल्यू जो f के अंदर है वो -3 से 2 के बीच में होनी चाहिए, है ना। इस चीज का ये मतलब है सीधा सीधा। आई होप इसके बाद ये एकदम सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर है। आप यहां से 3 बाहर निकालो क्योंकि इंटीजर बाहर निकल जाता है, और फिर दोनों साइड आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां पे खाली बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। उसके बाद आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट हटा दोगे, कैसे, x से लेके x+1 वाली चीज करके। आई होप उसके बाद आप इसको सिंपलीफाई कर पाओगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इक्वालिटी वाले मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आपके लिए यहीं पे छोड़ रहा हूं, है ना। आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो फिर इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन लिखा होगा वो करते हैं। fx एक फंक्शन दे रखा है 1 + x है, जब x जो है 0 से 2 के बीच में है। 3 - x है, जब x जो है 2 से 3 के बीच में है। यहाँ पे 0 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 पे ओपन है, 3 के ऊपर फंक्शन क्लोज है। आपको निकालना है f ऑफ fx। तो सबसे पहले हम एक बार इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, वहां से आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से आप कंपोजिशन निकालते हो। देखो fx का ग्राफ एक बार बना लेते हैं हम। 0 यहाँ पे 1 2 3 के आगे आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब x 0 से 2 के बीच में है तो ये वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 1 2 3, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 एंड 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 3। तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है 1 + x, और 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में अगर 2 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3 - 2 1, और 3 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, 3 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। आपका fx कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये एक डिसकंटीन्यूअस का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई है ना, फंक्शन की वैल्यू अचानक से 2 पे गिर गई। हमको निकालना क्या है f ऑफ fx। तो f ऑफ fx देखो एक बार लिखोगे कि इज इक्वल टू 1 + fx, जब आपका fx जो है 0 से 2 के बीच में हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है जब x था तो 1 + x, और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में। अब आपको क्या है इनपुट में x की जगह fx मिल गया, तो जहां जहां पे x है आप वहां पे fx लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 - fx, जब आपका fx जो है 2 से 3 के बीच में हो, जब आपका fx 2 से 3 के बीच में हो। अब देखो fx आपका 0 से 2 के बीच में कहां पे है। 0 से 2 के बीच में आपका fx है, एक तो इस एरिया में 0 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में, देखो ये लिखा हुआ है 1 2 3, है ना, ये है 1 2 3। तो fx की वैल्यू 0 से 2 कहां पे है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है। तो इस चीज को हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। पहले तो fx की वैल्यू 0 से 1 डिफाइन कर लेते हैं। fx की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 से 1 है ना, x की वैल्यू जब 0 से 1 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 + x। fx की जगह आप क्या रख देंगे, fx की जगह रख देंगे 1 + x, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से 1 है तो fx आपका क्या है 1 + x, और यहाँ पे कितना लिखना है आपको, fx की जगह लिखना है 1 + fx, तो 1 + x आ गया यहाँ पे। अब देखो जब x की वैल्यू 1 से 2 है, जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो fx की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, और fx की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है तो क्या चीज आनी चाहिए, तो ये वाला फंक्शन आपका काम में आ जाएगा, है ना।
अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, fx की वैल्यू जब आपकी 2 से 3 के बीच में है तो आपका फंक्शन क्या आएगा 3 माइनस fx, 3 माइनस fx। यहाँ पे आपका fx कितना था 1 प्लस x, आपका fx था 1 प्लस x। और अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2 से 3 के बीच में। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2 से 3 के बीच में। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और fx की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला फंक्शन आएगा 1 प्लस fx, 1 प्लस fx। और यहाँ पे fx कितना है 3 माइनस x, यहाँ पे fx कितना है 3 माइनस x है ना। तो इसको आप सिंपलीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस x जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस x जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, और जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस x। देखो एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरा स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखो। आपको f ऑफ fx निकालना था, आपने क्या किया fx का ग्राफ बना लिया, fx का ग्राफ तक सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने लिखा f ऑफ fx की डेफिनेशन, f of fx is equal to 1 plus fx। जहां-जहां पे भी x था वहां पे हमने fx लिख दिया। fx जो है 0 से 2 के बीच में, 3 minus x, 3 minus fx, 3 minus fx, और 2 से 3 के बीच में। fx की वैल्यू अभी 2 से 3 के बीच में। अब देखो fx की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 से 1 है, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। fx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में मतलब ये वाला फंक्शन आएगा 1 प्लस fx, 1 प्लस fx। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो fx क्या था, fx था आपका 1 प्लस x, तो 1 प्लस fx लिखना था हमको। ये देखो यहां से हमको यहां पे 1 प्लस fx लिखना था, fx की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस x, क्योंकि 0 से 1 के बीच में fx क्या है 1 प्लस x ही तो है। यहां पे हमने लिख दिया 0 से 1। अब आ जाते हैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, fx की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। अब ध्यान से देखो fx की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये वाला 3 माइनस fx है ना, 2 से 3 के बीच में ये आ रहा है 3 माइनस fx। यहां पे हमने लिख दिया 3 माइनस fx। अब देखो जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो fx कितना था आपका, fx था आपका 1 प्लस x, तो 3 माइनस 1 प्लस x आ गया यहाँ पे। अब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में अगर x है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 से 1 के बीच में है ना। देख लो यहां से 0 से 1 के बीच में fx की वैल्यू 0 से 1 कौन से ब्रैकेट में आ रही है, इसमें या इसमें, इसमें आ रही है ऑफ कोर्स 0 से 1। तो यहां पे कितना आना चाहिए 1 प्लस fx, लेकिन 2 से 3 के बीच में fx क्या है आपका, fx है आपका 3 माइनस x, fx है आपका 3 माइनस x है ना। तो ये आ गया आपका 1 प्लस 3 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे था 1 प्लस, इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे 2 प्लस x, 2 माइनस x, 4 माइनस x, ये आपका फाइनल आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से चाहे दोबारा कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ लीजिए, मैं इसको फिर से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। ये वाला टॉपिक आपको आगे भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो नाम की यूनिट आएगी वहां भी आपको ये वाली चीज बार बार काम आएगी कि कितने पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ चेंज हो रहा है, कितने पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, ऐसी सब चीजें हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सीखते हैं। वहां भी आपको इस चीज की सख्त खास जरूरत पड़ने वाली है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, पैसिव बेस प्रॉब्लम है ये। एक बार मैं यहां से थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन आपका यहां तक कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर x ग्रेटर देन 0, x जो है 0 या उससे बड़ा है, चार फंक्शन है f1x, f2x, ये दे रखा है x के बराबर, ये दे रखा है f2x = 1/x, f3x = 1 - x, f4x = 1/1 - x। ठीक है, तो चार फंक्शन दे रखे हैं। अब पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन, let g be a function such that f1 of g = f4। g आपने इनपुट डाला f1 के अंदर तो आपका आउटपुट आया f4। आपको पता करना है g क्या है, f1 f2 f3 या फिर f4। देखो ध्यान से,
f1 आपका फंक्शन क्या है, f1 के अंदर g जब इनपुट है तो आउटपुट आया f4 है ना। इस तरीके से एक बार x को बोलो क्योंकि सारी चीज x के अंदर, ये दूसरा वेरिएबल है नहीं यहाँ पे। देखो f1 के अंदर आप जो भी इनपुट डालते हो आउटपुट वही आ जाता है। x1 तो आइडेंटिकल फंक्शन है, तो अगर g इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी g ही आ जाएगा। g f4 है ना, बहुत सिंपल चीज है। तो g किसके बराबर आ गया, g आ गया आपका f4 के बराबर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये वाला क्वेश्चन जेई पूछ चुका है एक बार। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट j बी ए फंक्शन, यहां पे देखो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई आपको, कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन दे दी, ट्रिपल चीज है यहां पे, f3 of j of f2 is equal to f4। आपको j पता करना है। देखो ध्यान से इसको सिंपली कर लेते हैं। f3 के अंदर j है और j के अंदर f2 है ना, which is equal to f4। इसका यही मतलब है o के अंदर। अब देखो f2 कितना है आपका, f2 है 1/x, तो f3 j के अंदर आ जाएगा 1/x, f2 की वैल्यू रख दी हमने is equal to f4, ठीक है। अब देखो f3 क्या करता है, अगर उसके अंदर जो भी इनपुट है उसको 1 में से घटा के लिख दो। f3 का यही काम है। f3 के अंदर इनपुट है j of 1/x, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1 - j of 1/x, क्योंकि f3 का यही काम है ना, जो भी इनपुट है उसको 1 में से घटा के लिख दो इज इक्वल टू f4। f4 कितना है आपका 1/1 - x, f4 ये है आपका। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। j of 1/x कितना आ गया, ये वाली चीज हम इधर ले आएंगे, ये वाली चीज इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका -x/1 - x। इसको आप 1 में से घटाओगे ना एलसीएम लेके, मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे एक बार x से डिवाइड कर देते हैं। j of 1/x is equal to -1/1/x -1 है ना, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, ये माइनस साइन भी आप नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा 1 - 1/x। j of 1/x is equal to 1/1 - 1/x। तो अगर j of 1/x ही है तो j of x कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/x की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो j of x is equal to 1/1 - x। 1/1 - x कोई है क्या, हाँ ये है ना f4, तो इसका मतलब j आपका क्या होगा, j आपका f4 ही है, j आपका f4 ही दे रखा है, आपने j पता कर लिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत सिंपल था, इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो आप ना कर पाओ। एक बार मैं फिर से भी बता देता हूँ। ये दे रखा था आपको f3 of j of f2 is equal to f4, f3 के अंदर j के अंदर f2 which is equal to f4। अब देखो f2 की वैल्यू है 1/x, आपने f2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1/x। f3 का क्या काम है, जो भी उसके अंदर इनपुट है उसको 1 में से घटा के लिख दो। तो f3 के अंदर इनपुट है j of 1/x, तो 1 - j of 1/x लिख दिया, f3 का काम खत्म, f4 की वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद j of 1/x को आपने सिंपलीफाई किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया। अगर आपको j of 1/x पता है तो आप j of x भी निकाल सकते हो, कैसे कि x को 1/x से रिप्लेस कर दो, है ना। तो यहाँ पे 1/x के लिए हमने x रख दिया, तो 1/1 - x आ गया, और 1/1 - x आपको क्या दे देता है f4, और f4 आपको ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी, आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए। Let fx is equal to sin π/6 into sin π/2 sin x। ये सारा इसी साइन के अंदर है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये वाला क्वेश्चन आपका जे एडवांस में आई थिंक 2015, 16 या 17 इनमें से एक साल में आया था। ध्यान से देखना, कंपोजिशन के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है। gx is equal to π/2 sin x for all x belonging to R। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ठीक है। रेंज ऑफ f इज -1/2 से 1/2, रेंज ऑफ f of g इज -1/2 से 1/2, limit x tending to 0 fx upon gx is equal to π/6, there exists an x for which g of fx is equal to 1। चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, अलग-अलग सवाल है, ऐसा नहीं कि कोई एक ठीक हो गया तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, आपको चारों सॉल्व करने पड़ेंगे।
आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f की रेंज निकाल लेते हैं। f फंक्शन आपको दे रखा है। देखो सबसे पहले हम अंदर वाली चीज से स्टार्ट करते हैं। sin x की जो वैल्यू है वो आपको पता है -1 से 1 के बीच में होती है ना, क्योंकि x आपको कंप्लीट रियल नंबर सेट दे रखा है। अब इसमें π/2 मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 से π/2 sin x। तो π/2 sin x इस वाली चीज की वैल्यू आ गई -π/2 से π/2। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड या तीनों साइड आप साइन ले लो। साइन ऑफ -π/2 -1 साइन ऑफ π/2 sin x और साइन ऑफ π/2 कितना 1 है ना। तो इस वाली चीज की वैल्यू आ गई -1 से 1। अब क्या करोगे आप, तीनों साइड π/6 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/6 से लेके π/6 1 को π/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/6 है ना। अब आप क्या करो, तीनों साइड फिर से साइन ले लो, क्योंकि यहां तक मैंने निकाल लिया। अब एक और साइन लेना है, इसकी रेंज निकाल लेंगे। साइन ऑफ -π/6 कितना आएगा, -1/2 साइन ऑफ, ये पूरा साइन के अंदर आ जाएगा, साइन π/2 sin x और साइन ऑफ π/6 कितना 1/2। तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ये आपका f दे रखा है, इसकी वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में आएगी। ये इसकी रेंज होगी और आपको ऑप्शन में क्या बोल रखा है, रेंज ऑफ f इज -1/2 से 1/2। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब निकाल लेते हैं हम f ऑफ g। पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी रेंज निकाल लेंगे। f ऑफ g कितना आएगा, sin π/6 उसके अंदर sin, फिर π/2 और sin x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह रखना है आपको gx कितना है, π/2 sin x, π/2। ध्यान से देखना, फंक्शन के अंदर x की जगह हमने यहाँ पे π/2 sin x रख दिया। ये हो गया आपका f ऑफ g। आपको इसकी रेंज निकालनी है। देखो ये वाली चीज मैं आपको इसी तरीके से एक बार और भी बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस वाले फंक्शन की रेंज, इस फंक्शन की रेंज -1 से 1, इस पूरे फंक्शन की रेंज -π/2 से π/2, फिर उसका अगर आप साइन लोगे तो इसकी रेंज -1 से 1, क्योंकि -π/2 से π/2 तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1, फिर उसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, -π/2 से π/2। उसके बाद फिर से आप उसका साइन ले लो, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, -1 से 1 है ना, क्योंकि आपने -π/2 से π/2 का साइन लिया है। उसको अगर आप π/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, -π/6 से π/6, फिर उसका साइन ले रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 से 1/2। लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, खाली यहाँ पे x की जगह π/2 sin x का है ना। तो इस फंक्शन की रेंज भी आ जाएगी -1/2 से 1/2। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा है ना, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, नई चीज नहीं है। f ऑफ g की रेंज भी आ गई -1/2 से 1/2। थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx दे रखा है आपको sin π/6, उसके अंदर sin π/2 sin x डिवाइडेड बाय gx आपका π/2 sin x। तो आप x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो, ये हम सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, sin 0 0 π/2 into 0 0, फिर sin 0 0 π/6 into 0 0 sin 0 0, 0/0 की फॉर्म बन गई है। एक बार मैं आपको एक आइडिया देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये वाली वैल्यू 1 होती है। आई होप ये वाली लिमिट सबको आती होगी, बहुत सिंपल लिमिट है, 11th क्लास में एनसीईआरटी में भी ये लिमिट दे रखी है ना। तो हम इसी तरीके का कुछ सोच रहे हैं कि जो भी साइन के अंदर हो वही आप अगर नीचे बिल्ड कर दो तो आपका आंसर बन आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन के अंदर ये वाली चीज दे रखी है ना, तो ये वाली चीज हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/6 into sin
है ना, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये वाली लिमिट आपकी हो गई 1, क्योंकि sin x अपॉन x वाली फॉर्म बन गई है ना, ये वाली लिमिट आपकी हो गई 1। इसको आप एक बार के लिए भूल जाओ, ये वाला पार्ट आपका 1 हो गया ना, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो sin के अंदर है π/2 sin x, जो sin के अंदर है वही आपको नीचे दे रखा है, ये वाली लिमिट भी आपकी 1 होगी, ये वाली डिवाइडेड बाय ये वाली है ना, ये वाली लिमिट भी आपकी 1 होगी। sin ऑफ समथिंग और वही समथिंग आपको नीचे दे रखा है, sin ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा 1 हो गया। बचा कितना यहाँ पे, एक π/6 बचा हुआ है, तो लिमिट का आंसर कितना आ गया, लिमिट का आंसर आ गया π/6। और आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, π/6 ही दे रखा है। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। g ऑफ fx कितना आएगा, सबसे पहले g ऑफ fx निकाल लेते हैं एक बार। g ऑफ fx का मतलब g के अंदर आपको f रखना है, g के अंदर आपको f रखना है ना, इस तरीके से। तो g है आपका π/2 sin x की जगह अब आपको fx रख देना पूरा, x की जगह fx रख दें तो यह जाएगा आपका π/6 sin π/2 sin x, है ना। चलो एक बार इसको, इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं। अगर उस रेंज के अंदर 1 आया तो कोई ना कोई x ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके ऊपर उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर 1 इसकी रेंज में नहीं आया तो इसका मतलब कोई x नहीं मिलेगा। देखो इसकी वैल्यू -1 से 1, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2, फिर इसकी वैल्यू अगेन -1 से 1 होगी, फिर इसकी वैल्यू -π/6 से π/6, उसका साइन लोगे तो इस पूरे की वैल्यू -1/2 से 1/2, तो g की रेंज कितनी आ गई, -π/4 g ऑफ f, तो π/2 साइन, अच्छा ये यहाँ पे एक और साइन आएगा, π/2 ऑफ साइन था और उस साइन के अंदर भी x की आपको साइन रखना था ना, तो यहाँ पे एक और साइन आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई आपकी -1/2 से 1/2, साइन -1/2 से 1/2, उसको भी अगर आप π/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो सबसे पहली चीज साइन -1/2 से 1/2 का मतलब है कि आपकी साइन इनवर्स -1/2 से साइन इनवर्स 1/2 तक वैल्यू आ रही है, और उसको अगर आप π/2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको अगर आप π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि साइन आप आइडिया ले लो, साइन 1/2 कितना होगा, 1/2 का मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली π/6, साइन π/6 कितना होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 होती है, तो साइन 1/2 का मतलब साइन π/6 है ना, साइन π/6 कितना होता है 1/2, अगर आप 1/2 को π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा π/4। ये हम g ऑफ f की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब π/4 आपको पता है कि कितना होगा 3/4 0.75 के आसपास, और तो उसकी वैल्यू 1 तो कभी नहीं आ सकती। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि g ऑफ f की मैक्सिमम वैल्यू भी π/4 के आसपास आ रही है, तो ये वैल्यू 1 तो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई ऐसा x नहीं है जिसके लिए g ऑफ f की वैल्यू 1 आ जाए। आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमसे एक्सप्लेन करते हुए एक साइन बीच में स्किप हो गया था, अब आपने कंसीडर कर लिया होगा। इसकी वैल्यू लगभग आएगी -π/4 से π/4 के बीच में, g ऑफ f की रेंज, तो यहाँ पे 1 कभी इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है जेईई मेंस 2020 जनवरी शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। gx दे रखा है आपको x² + x - 1, g ऑफ fx दे रखा है आपको 4x² - 10x + 5, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ f ऑफ π/4। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था। जैसा कि आपको पता होगा कि जेईई मेंस ने 2020 से क्वेश्चन पेपर में कुछ पैटर्न चेंज किया था, वहां पे आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे जहां पे आपको कीबोर्ड से न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करनी थी, तो उसी टाइप में सवाल था। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, f ऑफ π/4 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो
वैसे तो हमको fx दिया ही नहीं है, f ऑफ पाई बाई 4 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कुछ f का हिंट दिख रहा है, तो क्या करते हैं, एक बार इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देते हैं, x की वैल्यू पाई बाई 4 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 5 by 4 का स्क्वायर 25/16 minus 10 times 5 by 4 plus 5, तो ये आ जाएगा आपके पास g ऑफ f ऑफ 5 by 4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25/4 minus 50/4, तो minus 25/4 और 5 minus 25/4, तो ये आ जाएगा आपके पास minus 5/4। g of f of 5/4 is equal to minus 5/4 है ना, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई। अब आपको gx दे रखा है ना, हम कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से सोचते हैं कि मैं x की यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं कि ये वाली चीज 5 minus 5/4 आ जाए। मान लो ये वाली चीज -5/4 आ गई, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, f ऑफ 5/4 हो जाएगी, है ना। तो मेरे को ऐसा x निकालना है जहां पे ये वाली चीज -5/4 के बराबर आ जाए। तो क्या करता हूं, x² + x - 1 को -5/4 के बराबर रख देता हूं, है ना, -5/4 के बराबर रख देता हूं, तो यहां से कितना आएगा, x² + x, ये इधर हो जाएगा +1/4 = 0, तो हो जाएगा आपके पास x + 1/2 का होल स्क्वायर = 0, यहां से आ गई x की वैल्यू -1/2। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम x की वैल्यू -1/2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो g ऑफ -1/2 आ रहा है आपका -5/4 और g ऑफ f 5/4 आपका आ रहा है -5/4। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 5/4 की वैल्यू कहीं ना कहीं -1/2 रही होगी, जब तो दोनों के g बराबर आ रहे हैं, है ना। ये f ऑफ 5/4 की एक पॉसिबल वैल्यू है, हो सकता है f ऑफ 5/4 की कोई और वैल्यू भी आ जाए जिसके ऊपर gx -5/4 हो रहा हो, है ना, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, then one of the values of f of 5/4 is, तो आपका आंसर है -1/2। आपको आंसर इस तरीके से इनपुट करना होगा -0.5, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको एक और हिंट दे देता हूँ, एक और तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, वो वाली चीज वैसे मैं इनवर्स फंक्शन में बताने वाला था। आप ध्यान से देखो, g ऑफ f alpha is equal to minus alpha, g of f alpha is equal to minus alpha। यहां से आपको शायद कुछ इस तरीके से हिंट मिले कि क्या पता g और f आपस में इनवर्स फंक्शन शायद निकल जाए, है ना। इस टाइप की कुछ चीज आप सोच पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको इनवर्स फंक्शंस वाले लेक्चर में ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का हम एक और अच्छा क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता दूं। ये वाली चीज वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी बुक्स में मेंशन रहती है, तो मैं आपको एक बार के लिए हिंट देता हूं मैं किन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगर मान लो कोई दो फंक्शन है f एंड g, अगर मान लो कोई दो फंक्शन है f एंड g, अगर f, देखो पहला केस क्या है, f भी इवन हो g भी इवन हो, है ना, f भी इवन हो और g भी इवन हो। इवन और फंक्शन का फंडा आपको पता है, अगर दोनों फंक्शन इवन है तो f ऑफ g एंड g और f ये फंक्शन भी आपके इवन आएंगे ही आएंगे। सिंपल सी चीज है, मान लो f आपने ले लिया x की पावर 2, इवन फंक्शन है, g आपने ले लिया x की पावर 4, अगर आप f ऑफ g निकालेंगे तो ये आएगा आपका x 4 की पावर 2 x की पावर 8, वो भी अपने आप में क्या है, इवन फंक्शन आएगा। सिमिलरली आप f ऑफ g निकालेंगे या g ऑफ निकालेंगे तो आपका इवन ही आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ओड हो,
आप दोनों का कंपोजिशन लेंगे, एक आएगा sin x का क्यूब और एक आएगा sin के अंदर x का क्यूब, है ना। दोनों फंक्शन अपने आप में ओड निकलेंगे, तो f of g और g of दोनों ओड आएंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एक ओड हो एक इवन, मतलब f ओड हो g इवन। तो इस केस के अंदर क्या है, f of g एंड g of f आपके इवन फंक्शन आएंगे। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, ये इवन हो ये ओड, तब भी आपके f of g एंड g of f इवन फंक्शन आएंगे। तो पूरी समरी का ये फंडा है, पूरी स्टोरी का ये फंडा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक फंक्शन इवन है तो उनका कंपोजिशन इवन आएगा, अगर दोनों ओड हैं तो ही आउटपुट आपका ओड आएगा। इस टाइप की चीज आप मैथमेटिकल रीजनिंग में एंड ऑपरेशन से लिंक कर सकते हो। जो आपका ये वाला ऑपरेशन होता था, अगर दोनों जीरो हैं, दोनों ओड है, तभी आउटपुट जीरो आएगा। सॉरी, एंड नहीं, यूनियन कंजंक्शन, यूनियन वाले ऑपरेशन से आप लिंक कर सकते हो। अगर दोनों जीरो है तभी जीरो आएगा, अगर एक भी वन है तो आपका आउटपुट वन आएगा। वन का मतलब इवन और जीरो का मतलब ओड। इस तरीके से आप चीजें याद रख सकते हो। अदरवाइज ये वाली चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजुअली मैंने आज तक 40 इयर्स की जेई की हिस्ट्री में इसके ऊपर से क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई में पहले पूछा जा चुका है। जेई जो आईआईटी जेई पेपर होता है पहले उसमें पूछा गया था, उसके बाद ये जेई मेंस एआईटीपी में एक बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लेट fx is equal to alpha x divided by x plus 1। x जो है आपका -1 के बराबर नहीं है। बेसिकली क्या है, जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने फंक्शन का डोमेन फिक्स कर दिया कि x की वैल्यू -1 नहीं है। then for what value of alpha, for what value of alpha f of fx is equal to x। ये है आपका क्वेश्चन। एंड चार ऑप्शन जो आए थे वो मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं। √2 -√2 1 और -1, है ना। एक बार आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें और मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेना उस पर, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन के ऊपर। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए, जेई मेन से लेकर एडवांस तक। इससे ज्यादा क्वेश्चन कंपोजिशन के ऊपर नहीं आए हैं। जो आए हैं वो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट होगी में भी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। f of fx is equal to x, तो f of fx इसका मतलब क्या है, जहां पे भी x दिखे वहां पे आप fx रख दो। तो अल्फा fx डिवाइडेड बाय fx प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x, है ना। अब fx की वैल्यू वापस यही रख दो, fx की वैल्यू वापस यही लिख दो। वहां पे आप fx रख दो, तो x की जगह मैंने हर जगह fx रख दिया। अब जहां पे fx था वहां पे मैंने fx की पूरी वैल्यू लिख दी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। चलो जल्दी से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1, ये यहां पे मैंने सिंपलीफाई कर दिया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इनटू अल्फा x प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो x माइनस 1 तो है नहीं, x माइनस 1 तो है नहीं। एक बार हम यहाँ से x कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन वैसे ही 0 हो जाएगा। तो फिर कोई अल्फा की वैल्यू के लिए वो वाली चीज ट्रू नहीं होगी, है ना। तो x हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू -1 तो है नहीं, तो x प्लस 1 भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन काफी सिंपलीफाई हो गया। अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1। तो यहां से आप अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इन चारों ऑप्शंस में से वो वाली चीज होनी चाहिए। अल्फा अगर आप कॉमन लेते हो, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, अल्फा एक्स प्लस 1, यहां से कुछ फैक्टराइजेशन टाइप से करते हैं हम। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स। तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1। और यहां से अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो ये आएगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 1 आप एक बार कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास -1। अल्फा -1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू अल्फा -1, अगर आप अल्फा की वैल्यू -1 लेते हो तो उससे एक्स की वैल्यू -2 आती है। फंक्शन के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से -1, है ना। ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, मे बी ये आपको बहुत करेक्ट ऑप्शन नहीं मिले क्योंकि जेईई मेंस फेमस है कई बार इनकम्प्लीट क्वेश्चन और हाफ फ्रेम्ड क्वेश्चन पुट करने के लिए। तो अल्फा -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहीं से हमारा बस एक आंसर आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू -1 जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। बाय द वे अगर आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो 1 -1 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0 हम पहले से ही रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। f of 0 is equal to 0, तो उसके अंदर आप अल्फा की कोई वैल्यू कंप्लीट नहीं आंसर निकाल पाओगे, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू -1 आपका कंप्लीट आंसर है। यहाँ पे हमने कंपोजिशंस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आपके फंक्शंस वाले यूनिट का खाली एक टॉपिक बचा है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनवर्स के बस खाली प्रीवियस ईयर के और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा आपका पूरा फंक्शंस वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है विद रिलेशंस। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें एंड हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे कंटेंट का फायदा उठा पाए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियो अपने आप नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।